हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम के विषय में जानकारी दी थी। और आज मैं आपको जो हेक्सा ब्लेड का जो विवरण, उसका स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से दिया जाता है, ये आज मैं बताऊंगा। हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन या विवरण जानने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इसकी लंबाई के अनुसार वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले ब्लेड 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर तक होते हैं। लंबाई जो है हेक्सा ब्लेड 200, 250 और 300 मिलीमीटर तक होते हैं। चौड़ाई जो है 13 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर तक होते हैं, 13 से 16 मिलीमीटर। और मोटाई जो है 0.63 से 0.8 मिलीमीटर तक होती है। और पिच के आधार पे भी होता है। अब पिच का भी चुनाव करना चाहिए। पिच क्या होती है? दो दांतों के बीच की दूरी होती है। पिच के आधार पे देखिए, ब्लेड जो है 4 प्रकार के होते हैं: कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स पिच ब्लेड में क्या होता है कि प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को दर्शाया जाता है, जिससे 5 से 6 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। और इनकी जो पिच होती है 1.8 मिलीमीटर होती है, यानी दो दांतों के बीच की दूरी 1.8 मिलीमीटर होती है। और मीडियम पिच ब्लेड में 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो है 8 दांतें होते हैं। और उनकी जो पिच होती है 1.25 मिलीमीटर होती है। फाइन पिच ब्लेड में 10 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। इनकी जो पिच होती है 1.00 यानी 1 mm होता है। वेरी फाइन पिच ब्लेड में जो है प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो है 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं, जिनकी जो पिच होती है 0.8 मिलीमीटर होती है। ये पूछा जाता है कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन जो है प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या कितनी होती है, या जो है कोर्स पिच ब्लेड में जो है इसकी पिच कितनी होती है। तो आप ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये पूछे जाते हैं। अगला जो है वो देखिए, एज के आधार पे एज, सिंगल एज ब्लेड, डबल एज ब्लेड। सिंगल एज ब्लेड में क्या होता है? एक तरफ दांतें होते हैं। डबल एज ब्लेड में दोनों तरफ दांतें होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। हार्डनेस के आधार पे जो है 2 प्रकार के होते हैं: ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड हम लोग वर्कशॉप में साधारणतः वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। और ऑल हार्ड ब्लेड जो है पावर शॉप मशीन पे प्रयोग होता है, जो बड़े बड़े वर्कशॉप में जो है इसका प्रयोग होता है। और देखिए स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से दिया हुआ है। इस प्रकार एक ब्लेड की स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से दी जाती है: हैंड हेक्सा ब्लेड 300 मिलीमीटर की लेंथ को दर्शा रहा है, मल्टीप्लाई 16 मिलीमीटर चौड़ाई को दर्शा रहा है, मल्टीप्लाई 0.8 मिलीमीटर ये मोटाई को दर्शा रहा है। मीडियम पिच ब्लेड, इसमें मीडियम पिच ब्लेड की जो पिच होती है 1.25 मिलीमीटर होती है। सिंगल एज ब्लेड मतलब सिंगल एज, एक तरफ दांतें हैं, ऑल हार्ड और पूरा हार्ड है। तो ये देखिए, हैंड हेक्सा ब्लेड 300 × 16 × 0.8 मिलीमीटर मीडियम पिच, सिंगल एज, ऑल हार्ड। दूसरा दिया हुआ एग्जाम्पल है वो ये है: हैंड हेक्सा ब्लेड 250 मिलीमीटर × 14 मिलीमीटर × 0.7 मिलीमीटर फाइन पिच ब्लेड, सिंगल एज। एक माइल स्टील की पतली पाइप को काटने के लिए, देखिए, एक माइल स्टील की पतली पाइप को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? इस ब्लेड का चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 14 है। यानी कि प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही पतली सीट और पतली पाइप को कटिंग करने में हमें आसानी होगी। इससे पाइप की पतली मोटाई पर 2 दांतें आसानी से टिक जाते। कितने दांतें टिके होते हैं? 2 दांतें आसानी से टिके होते जाते हैं और कटाई कर सकते हैं। अगला जो दिया हुआ है, पुराने ब्लेड से बने ग्रूव में नए ब्लेड का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। कभी कभी लड़के क्या करते हैं, वर्कशॉप में जल्दी के चक्कर में जो है ब्लेड टूट जाता है, किसी कारण भी टूट जाता हो, फिर नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? हेक्साइंग करते समय ब्लेड के दांतें जो बाहर की तरफ झुके होते हैं, मतलब उनकी जो सेटिंग होती है, शुरू में तो नया रहता है, जब कटिंग करते करते जैसे कटिंग करता है वो घिसता जाता है, झुके होते घिस जाते हैं, जिससे ग्रूव की चौड़ाई आगे चल के क्या होती? कम होगी। और जो ब्लेड प्रयोग करना, जब नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो उसकी तो मोटाई ज़्यादा ही होगी, उसकी मोटाई अधिक होगी, जिससे उसी कट में प्रयोग करने से ब्लेड उसमें फंसेगा और टूट भी सकता है।
इसलिए जहां तक संभव हो नए ब्लेड का प्रयोग नए कट से ही आरंभ करना चाहिए। अगला दे रखा है ब्लेड की लंबाई कहाँ से मापी जाती है। देखिए ब्लेड की लंबाई, ये टोटल ब्लेड का फिगर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। अब ब्लेड के साइज को प्रदर्शित किया जाता है एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक जो है इसके साइज को यानी लंबाई को प्रदर्शित किया जाता है। और या ये भी कह सकते हैं एक होल के जो है अंदर से दूसरे होल के बाहर से ब्लेड की लंबाई को प्रदर्शित किया जाता है, या एक होल के बाहर से दूसरे होल के अंदर से जो है इसकी लंबाई को यानी ब्लेड की लंबाई को प्रदर्शित किया जाता है, या इसका मोटाई को प्रदर्शित कर रहा थिकनेस ऑफ ब्लेड, ये इसकी विथनेस यानी चौड़ाई को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्लेड की लंबाई उसमें बने दोनों सुराखों के सेंटर की दूरी से ली जाती है, या फिर एक सुराख के अंदर से के किनारे से दूसरे सुराख के बाहर के किनारे से मापी जाती है, ये पूछा जाता है। अगला जो है हेक्सा ब्लेड फिट करते समय उसके दांतों की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। बहुत बच्चे जो हैं दांतों की सेटिंग की जानकारी नहीं होती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं समझते हैं और लगा देते हैं। तो किस प्रकार से होना चाहिए ये देखिए, हेक्सा ब्लेड फिट करते समय उसके दांतों की दिशा जो है हैंडल से आगे की ओर अर्थात स्लाइडिंग स्क्रू या विग नट या फ्लाई नट की तरफ होना चाहिए। ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में इसके दांतों की सेटिंग होती है। ब्लेड टूटने के कारण क्या, आप देखिए ब्लेड टूटने के कई कारण होते हैं जो निम्नलिखित। ब्लेड को सही टाइट करना, अगर ब्लेड सही टाइट नहीं हो तो भी जाब हमारा जो है ब्लेड टूट सकता है। जाब ढीला बना है तो भी हमारा जाब जो है ब्लेड टूट सकता है। जाब को वाइस जाके नज़दीक नहीं बांधेंगे तो वाइब्रेशन चैटरिंग उत्पन्न होगी जिससे भी हमारा ब्लेड टूट सकता है। जहाँ तक संभव 5 से 6 मिलीमीटर जो है अधिकतम जो है ऊंचाई तक जाब को हमारा बांधना चाहिए। ब्लेड को कर्व यानी रेडियस में चलाएंगे, रेडियस से चलाते समय फिर उसको सीधा करने का प्रयास करेंगे तो भी ब्लेड हमारा टूट सकता है। लापरवाही से भी ब्लेड टूट सकता है, साथ ही कारीगरों द्वारा शरारत करने से ब्लेड टूट सकता है। ब्लेड को ज़्यादा गति पर चलाने से टूट सकता है। और ब्लेड को ज़्यादा गति पर चलाने से एक और चीज़ का नुकसान होता है कि ब्लेड को ज़्यादा गति पर चलाने से जब आप कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसकी हार्डनेस एक निश्चित टेम्परेचर के बाद जो खत्म हो जाती है। ब्लेड देखने में तो सही लगेगा लेकिन वो कटिंग नहीं करेगा, इसलिए समयानुसार जो है कूलेंट का भी प्रयोग करें। धातु के आधार पर पुराने कट में नए ब्लेड का प्रयोग करने से ब्लेड टूट सकता है। ब्लेड की पिच काम के अनुसार मतलब पिच के आधार पर अगर जैसा जाब उस आधार पर हमें काम जैसा है या धातु जैसा उस आधार पर पिच के ब्लेड का चुनाव नहीं करेंगे तो हमारा ब्लेड टूट सकता है। और ब्लेड चलेगा भी तो वो चलता है झटके देकर चलता है। कूलेंट का प्रयोग न करने से ब्लेड टूट सकता है। ब्लेड को सीधा न चलाने से भी ब्लेड टूट सकता है। ब्लेड को आवश्यकता से अधिक दबाव देने से भी ब्लेड टूट सकता है। अगला है हेक्साइंग करने की विधि, मेथड क्या है, हेक्साइंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले धातु के अनुसार ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। जैसा धातु होता है उस आधार पर हमको ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। पतली धातु या पाइप को काटने के लिए फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। और पतली यानी ये महीन पाइप को कटिंग करने के लिए, धातु पतली चादर को काटने के लिए फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। मोटी धातु काटने के लिए कोर्स या मीडियम पिच ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड इस प्रकार फिट करना चाहिए कि ब्लेड के दांतों को झुकाव जो विग नट या फ्लाई नट या हम कह सकते हैं स्लाइडिंग स्क्रू या कह सकते हैं हैंडल से आगे की तरफ होना चाहिए। जहां से जाब को काटना है वहां पर मार्किंग द्वारा निशान लगाना चाहिए। मार्किंग हम लोग स्क्राइबर से लगाते हैं, स्क्राइबर से मार्किंग मीडिया लगाने के बाद जो है स्क्राइबर से लाइनिंग खींचते हैं, तो अभी मार्किंग अवश्य कर लेना चाहिए। जाब को वाइस में इस प्रकार बांधना चाहिए कि काटने वाली रेखा साफ दिखाई दे। जब साफ दिखाई देगा तभी हम कटिंग अच्छा से कटिंग कर सकते हैं। जाब वाइस से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बांधना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई जो है 5 से 6 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। जहां से जाब को काट रहा है वहां पर ब्लेड के 3 से अधिक दांते टिके, कितने दांते टिके होने चाहिए, 3 से अधिक दांते, 3 या 3 से अधिक दांते टिके हुए होने चाहिए। अगला दे रहा है
कट शुरू करने से पहले रेती द्वारा वी ग्रुप बना लेना चाहिए। या तो रेती द्वारा, फाइल द्वारा वी ग्रुप बना लीजिए, या अंगूठे का सहारा लेकर, नाखून का सहारा लेकर जो ग्रुप बना दीजिए, जिससे ब्लेड अपना स्थान बना लेता है और कटिंग करना आरंभ कर देता है। सुविधा अनुसार एक हाथ से फ्रेम को हैंडल की तरफ से तथा इसके दूसरे हाथ से फ्रेम को आगे से पकड़कर चलाना चाहिए है, और पूरा मूवमेंट में चलाना चाहिए। हैक्साई करते समय दबाव जो है करते समय दबाव नहीं देना चाहिए। फ्रेम आगे जाते से फॉरवर्ड स्ट्रोक पर ही देना चाहिए। मतलब जब आप फॉरवर्ड स्ट्रोक में आगे की तरफ चलाते हैं तो दबाव देना चाहिए। रिटर्न स्ट्रोक, बैकवर्ड स्ट्रोक जो है उसमें जो है दबाव नहीं देना चाहिए, इससे उसमें बुरादा बाहर निकालता है। जो दांतों की सेटिंग जो होती है, जैसे हमने बताया था, एक दांत दाएं, दूसरा दांता बाएं, फिर अगला दांता दाएं बाएं, अगला पांचवा दांता जो है सीधा रखा जाता है, जिसका काम जो होता है बुरादे को बाहर निकालना। जब हम रिटर्न स्ट्रोक में बाहर आते हैं बैकवर्ड स्ट्रोक में, तो बुरादे को बाहर निकालते हुए बाहर आता है। इसलिए फॉरवर्ड स्ट्रोक में दबाव देना चाहिए और रिटर्न स्ट्रोक में दबाव नहीं देना चाहिए। वापिस आते समय बैकवर्ड स्ट्रोक खाली आना चाहिए। कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग भी धातु के अनुसार ही करना चाहिए। कास्ट आयरन की सेटिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कास्ट आयरन की कटिंग करते हुए इसमें कूलेंट की आवश्यकता होती ही नहीं है, वो सेल्फ लुब्रिकेटर होता है। कटिंग करते समय हाथ को ठीक रखना चाहिए। टेढ़ा रखने पर ब्लेड टूट सकता है। ब्लेड को पूरी लंबाई में चलाना चाहिए। ब्लेड को ज़्यादा तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। ब्लेड टूट जाए तो इसे दूसरे कट में, मतलब पुराने कट में नया ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गहरे कट भी के लिए डीप कटिंग, अगर ज़्यादा गहरी कटिंग करनी हो, ज़्यादा गहरी कटिंग करने के लिए डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करना चाहिए, जो कि मैंने बताया था, जो कि 150 मिलीमीटर मैक्सिमम गहराई तक उसका जो है प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको जो है हेक्सा से संबंधित पूरी जानकारी दे दी है। मैनुअली हेक्सा से संबंधित, ब्लेड से संबंधित किस प्रकार से वर्किंग करना चाहिए, बांधना चाहिए, कटिंग करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो मैं आपको जो है पावर सब मशीन के विषय में बताऊंगा, जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो थैंक यू, नमस्कार।